एम्बेसडर दयाल, आपको क्या लगता है किन शर्तों पे जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा? क्योंकि पहले तो आमने सामने जो बैठ के बातचीत होनी थी, ईरान पहुंचा इस्लामाबाद, यूएस के लोग यहाँ नहीं पहुंचे, पहले यूएस के लोग पहुंचे, ईरान के लोग नहीं पहुंचे, इस बीच ईरान पहुंच गए, रशिया ने कहा जी हम इस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए आपकी मदद करने वाले हैं। तो बातचीत आपको लगता है कि सुलह की तरफ बढ़ रहा है या फिर उलझता जा रहा है? एम्बेसडर दयाल, देखिए, अमेरिका ने ये बार बार कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तभी खोलेगा जब न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व होता है, यानी अभी वो खोलने की जल्दी में नहीं है। और हम ये ना भूलें कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा प्लेयर, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इजराइल है। इजराइल को जो ये गल्फ से ऑयल सप्लाईज बंद हुई हैं और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जो इजराइल के ऑयल सप्लाईज गल्फ से नहीं आती, अरब गल्फ कंट्री से ऑयल नहीं मिलता उसको। और इजराइल ये चाहता है कि प्रोमिनेंस दी जाए इस बात को कि किस तरह से ईरान को न्यूक्लियर वेपन प्राप्त करने से रोका जाए। उसके लिए ये सबसे बड़ी बात है और यही अमेरिकन पॉलिसी का नंबर 1 आइटम हो गया है। अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना दबाव डाल रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, ईरान का नाक में दम है, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है, लेकिन IRGC खुद नहीं टेकेगा, वो लड़ता रहेगा, दबाव झेलेगा और सबके दौरान फायदा होगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल जो है वो चाहता है कि ईरान जो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट बना है उसके लिए, उसकी थ्रेट कम हो। तो मेरे विचार में कभी कोई आसानी से ये मामला नहीं सुलझाया जाएगा। ये हमें नहीं सोचना आसानी से मामला नहीं सुलझाया जाएगा। हाँ, ये आसानी से मामला सुलझता है इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो सीज फायर हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच में, अब उस सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले शुरू हो गए फिर से इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, आज की ही खबर है कि IDF इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस तरह की चेतावनियां दी हैं दक्षिण लेबनान में 15 वहां के जो गांव हैं कि वहां से लोग निकल जाएं और उत्तर की तरफ चले जाएं, नहीं तो उनके जीवन पर यदि कोई खतरा आता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, जो एक तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन है। और इस तरह के उल्लंघन गाजा में भी लगातार होते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल के रवैये में कोई बदलाव आने वाला है। दूसरी बात यहाँ तक ये कि अब ये पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ईरान को हथियार नहीं बनाने चाहिए। ईरान पहले से ही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हस्ताक्षर कर चुका है, उसका वो एक तरह से सदस्य है, उसको मानता है और उसमें ये लिखा है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो वेपन नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर 2015 में एक और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया, नहीं प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। तो उसके बावजूद, क्योंकि अमेरिका उससे बाहर निकला है, उसके बाद ईरान ने वहां उसको मान्यता देने में बदलाव लाया और उन्होंने एनरिचमेंट बढ़ाया अपना। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगले 20 साल के लिए और हमें एक तरह से वचन दीजिए कि अगले 20 साल तक फिर आप परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे। ये संभावना है कि हो सकता है ईरान इसमें कुछ हाँ कर भी सकता है, क्योंकि जैसा हम सभी कह रहे हैं नहीं, ईरान ने उसको आज परमाणु ने ये तो कहा है, शायद जरूरत नहीं है, उसको नहीं चाहिए। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमाणु अस्त्रों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, दरअसल इसमें ईरान ने कहा भी है, जो अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं, ईरान ने कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नाकेबंदी हटाइए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करते हैं। रही बात परमाणु की, तो परमाणु हथियार अगली बातचीत होने तक हम इसको रोके रखेंगे। तो एक तरीके से एक संकेत दिया कि हम परमाणु जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उस पर भी हम थोड़ा सा स्लो रहेंगे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसके बावजूद फिर क्या रोक रहा है धीरज कौल साहब? देखिए, 2 पॉइंट है। एक तो IRGC का खुद तो खास कुछ जान नहीं रहा, वो अपनी पब्लिक को इस पेन और सफरिंग की तरह गुजार रही है और अपनी ब्रेवरी दिखा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन, डिफेंस कंडीशन नहीं है। और IRGC कौन सी पब्लिकली इलेक्टेड बॉडी है, उसे इलेक्शन लड़ना है? ये तो आयरन फिस्ट के थ्रू एक तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें 45,000 लोग अपने खुद मार दिए, लाखों लोग जेल में है। तो असली टेरर तो वही इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको टर्न करके उल्टा दिखाने ताकि दुनिया भर पे प्रेशर पड़े, इसी वजह से हॉर्मुज ब्लॉक है। दूसरी बात, जो ये वादे दे रहे हैं ईरान की रिजीम, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप खुद देखिए कि आप एक तरीके के न्यूक्लियर रेस
क्रिएट करना चाहेंगे। सऊदी, यूएई, ये सब कंट्रीज के पैसों की कमी तो है नहीं, सऊदी क्यों नहीं लेगा फिर? ईरान का आर्च राइवल सऊदी है इस टाइम, और साथ में इजराइल के पास तो है ही। तो ये तो पूरी एक तरीके से नई पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मैं आपका एक पॉइंट की तरफ इस तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल चैनल है, आप जानते हैं ट्रेजरी में कितने पैसे जापान के इन्वॉल्व हैं, यूएस की ट्रेजरीज के अंदर। इस टाइम जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं ना कहीं वहां से भी लीवर खींचे जा रहे हैं, क्योंकि जापान का 70% प्लस ऑयल वहां से आता है, और उस ऑयल का 80% हरमुज से आता है। जापान की इकोनॉमी के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें प्लास्टिक की बड़ी खपत लगती है, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स बहुत तरीके से इफेक्टेड है इस टाइम। जापान का जो बैंक है, जो उनकी नेशनल बैंक है, उन्होंने भी कुछ तरीके से डिस्ट्रेस के साइंस देने शुरू किए हैं कि हमें अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे, नॉट इन अ पैनिक मोड, लेकिन इसका भी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। डॉलर की वैल्यूएशन इससे घटेगी, और कहीं ना कहीं डॉलर के वर्चस्व पे सवाल आ सकता है, जो ट्रंप कभी टॉलरेट नहीं करे। अभी ये बहुत ही प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। साउथ कोरिया इज नॉट अ दैट बिग ऑफ अ प्लेयर, लेकिन जापान इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग, व्हेन अमेरिकन फाइनेंसेस। एक और बात ये बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप इनके सोशल मीडिया के उठाकर देखिए, जो कि दूसरी गल्फ एरिया से आ रहे हैं, ऑब्वियसली एआई का जमाना है, चीजें ऑल्टर हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर डिसेंट डेफिनेटली है। जो ईरानियन कॉमन पब्लिक है, जो इस सफरिंग के थ्रू गुजर रही है, अब सवाल यह है हाँ कि बिल्कुल, क्या ये थ्रेशोल्ड लगेगा कि वो रिवोल्ट करने हाँ सड़क पर बिल्कुल, आए। ये 2 पॉइंट आपने किस काफी किस इम्पोर्टेंट, किस दो आप दो कितना पॉइंट अपने कितन कि, अपने इम्पोर्टेंट। बस हाँ, एक 10 सेकंड, जस्ट चूंकि 10 समय कम सेकंड है, में एक इसलिए बात मैं बीच खत्म में करता रोकूंगा हूं। मैं। हाँ हाँ, बताएं। जस्ट 10 सेकंड्स। अब सवाल यह है कि क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा ईरान की पब्लिक का आईआरजीसी के खिलाफ उतरने का, कितना वो पेन सह पाएगी, ये अब समय दिखाएगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए यहाँ पे नरेश कौशिक साहब, कि मोटा मोटी कहना है धीरज कौल साहब का है कि आईआरजीसी जो है वो अलग रास्ते पे चल रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अलग रास्ते पे है। अब आईआरजीसी नहीं चाहती कि हम यहाँ पे समझौता करें, पब्लिक जब तक ज़्यादा विद्रोह नहीं करेगी तब तक शायद आईआरजीसी झुके ना। तो यूएस के लिए ईरान से बातचीत करना कितना मुमकिन है? और दूसरा, जो धीरज कौल साहब भी कह रहे थे कि डॉलर के ऊपर काफ़ी दबाव बनेगा, जापान की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूएस की पॉलिसी में, तो ऐसे में क्या ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा? ट्रंप पर दबाव दो तरह से, एक तो उनके पास जो आर्थिक जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, दूसरी राजनीतिक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और अमेरिका में, यहाँ तो आप आईआरजीसी की बात कर रहे हैं, अमेरिका के जो गर्मपंथी हैं लोग, जो इजराइल है, वो चाहते हैं कि फिर से लड़ाई हो, और उससे क्या होगा कि ज्यादा नुकसान, ईरान उसकी तैयारी कर रहा है। ईरान उसका दरअसल इंतजार कर रहा है कि फिर से अमेरिका हमला करे, ताकि वो जवाबी हमला करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पहाड़ी देशों पर हमला करके और ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। असली चीज जो हम नहीं बात कर रहे हैं, वो ये है कि हालात पिछले 2 महीने में बदल गए हैं, और इसकी वजह अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला करना है। 28 फरवरी को जो हालात थे, जब ईरान न्यूक्लियर इशू पर बात करने को तैयार था, उसकी वजह यह थी कि अयातुल्ला खमेनेई खुद न्यूक्लियर वेपन के पक्ष में नहीं थे। अब वो नहीं है, अब इन्होंने, इजराइल ने उनका कत्ल कर दिया है, और भी बहुत सारे नरमपंथी लोग मारे गए हैं। उसी वजह से वहां गर्मपंथी और आईआरजीसी अब ज्यादा कंट्रोल में है, और वो बिल्कुल अब किसी तरह का समझौता न्यूक्लियर इशू पर करने के मूड करने में को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल आपने ऐसा कोई आर्बिट्रेटर सामने जैसा नहीं है जो उनको रोक सके। सच बात यह है, रोक सकता है। बिल्कुल, दरअसल इस पर मैं रिएक्शन लूंगा एम्बेसडर दयाल आपसे, लेकिन एक सवाल जो धीरज कौल साहब ने उठाया उस पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा डिटेल में नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास आऊं। जो पूरे ऑयल की इकोनॉमी को बयां किया धीरज कौल साहब ने जापान के, और उन्होंने उसको जोड़ा कि इससे ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आप इसको खत्म करिए, डॉलर के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ये कितना आपको लगता है कि दबाव कारगर साबित होगा? नहीं, देखिए, ट्रम्प साहब का दबाव तो इसी बात का है कि जो वो मकसद लेकर के आए थे कि 4 दिन में खत्म कर देंगे, ईरान की जनता सड़क पे आ जाएगी, ईरान की जनता कहेगी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्या वो तो कुछ हुआ नहीं। कहाँ रिजीम चेंज हुआ, बल्कि जो गर्मपंथी हैं उनको और आपने मजबूत कर दिया। आज ईरान के अंदर ये लड़ाई थोड़ा ना हो रही है कौन नरमपंथी है कौन गर्मपंथी है।
ये आए थे हटाने के लिए, बल्कि उन सबको जो है और ताकतवर बना के चले गए। आईआरजीसी पहले एक कंस्टिट्यूएंट थी, 3 अलग-अलग वहां सत्ता के वो केंद्र थे, आज एक हो गया सत्ता केंद्र। किसने बनाया? इन्होंने बनाया, अमेरिका इजराइल ने बना दिया। तो समझिए ना, जनता की जहां तक बात है, जनता कहां सड़क, ऊपर से आप बमबारी कर रहे हैं तो कहां से जनता सड़क पे आ जाएगी? इतिहास में कभी ऐसा हुआ? ये देखिए, ये सब बातें कहने में बड़ी बात है। आपको ये ओरिजिनल बातें थी, उस पे जाइए। ओरिजिनल एजेंडा ट्रम्प साहब ने जब हमला किया, क्या बोला था? कहां गए वो? आज ट्रम्प साहब वहां से निकलना चाहते हैं, फंस गए हैं। आज वो ये चाहते हैं कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे उनका ऑनर भी बचा रहे, साथ में वो ये भी कि हमने युद्ध जीत लिया, और वो वहां से निकल लें। और दूसरी ये बात ये है कि वहां के खाड़ी के जितने देश हैं, उनके पास अभी विकल्प नहीं है। वो अपनी डिफेंस अपने आप अभी नहीं कर सकते, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूनाइटेड, उनको अभी भी अमेरिका चाहिए। लेकिन अब उनको अमेरिका के साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज भी चाहिए, खाली अमेरिका नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो अमेरिका वहां से चला जाता है तो ये कि हम यूएई बोले हम अपने आप संभालेंगे, तो ईरान तो वॉक इन कर जाएगा, सबको पता है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल संभव होगा नहीं। जापान की जो बात है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको यूज करेंगे। लेकिन आज हकीकत यह है कि ट्रम्प साहब खुद वहां से निकलना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि अच्छा मौका है, इसमें जो है उनके फायदे में रहेगा, वो वहां से चले जाएं। वो गारंटी चाहता है दोबारा हमला नहीं होंगे। न्यूक्लियर वेपन्स की जहां तक बात है, ईरान जैसा कंट्री अगर ठान लेगा, आप डिले कर सकते 5 साल 10 साल, लेकिन अगर वो ठान लेगा, जैसे उन्होंने हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, हमेशा के लिए उसको रोक नहीं सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। एम्बेसडर दयाल, संक्षिप्त में, ट्रंप चाह रहे हैं निकलना, वहां पे कौन सा बहाना उनको सबसे आसान लगता है, वो बहाना बना के निकल जाएंगे? फेस सेविंग कह सकते हैं साइज उनका। नहीं, उनकी फेस सेविंग तभी मुमकिन है जब वो ये दिखा सकें अपने अमेरिकन पब्लिक को कि वो जीत के निकल रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प साहब उन लोगों में नहीं है जो ऐसी स्थिति में ये दिखते हुए नजर आए कि वो हार रहे हैं। ट्रम्प साहब अगर पूरा दबाव लगाते रहेंगे ईरान को बात मनाने के लिए, लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ है, तो इतना आसानी से मामला हल नहीं होगा। ट्रम्प साहब के लिए एग्जिट रूट इतना आसान नहीं है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है, और यही वजह है कि वो बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। कई बार ट्रूथ सोशल पे अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब देखिए कौन सा बयान उनको लगता है कि हमको सूट करता है। लेकिन हर कोई यही इंतजार करेगा कि आप युद्ध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, ताकि इस युद्ध की लड़ाई, उसकी आँच लोगों के घरों तक, लोगों के रसोई तक पहुँचने लगी है। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये कुछ फैसला हो सके इस पर। लेकिन आप